तो भारत के राष्ट्रपति, अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या ये पद सिर्फ एक औपचारिक प्रतीक है या फिर इसके पीछे कोई असली शक्ति भी छिपी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि भारत के इस सर्वोच्च संवैधानिक पद की असली हकीकत क्या है। ये जो शानदार इमारत है ना, राष्ट्रपति भवन, ये सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि भारत के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद का प्रतीक है। हमारे संविधान का आर्टिकल 52 तो सीधा कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी वो हमारे राष्ट्र के प्रमुख हैं, भारत के पहले नागरिक हैं और हमारी एकता और अखंडता के सबसे बड़े सिंबल हैं। तो सवाल ये है कि इस सबसे ऊंचे पद पर कोई पहुंचता कैसे है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। मतलब जनता सीधे वोट नहीं डालती। इसकी पूरी प्रक्रिया ही काफी अलग और सच कहूं तो बहुत दिलचस्प है। आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो फिर राष्ट्रपति को चुनता कौन है? देखिए, हम और आप सीधे वोट नहीं करते, ये काम करते हैं हमारे चुने हुए प्रतिनिधि। इन सबको मिलाकर एक खास ग्रुप बनता है जिसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल। अब इसमें कौन कौन होता है? इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ चुने हुए सदस्य जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, वो इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। अच्छा, तो उम्मीदवार बनने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए कुछ सीधी साधी शर्तें हैं। पहली, भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरी, उसमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। और हाँ, वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक और मजेदार बात है, ये चुनाव एक व्यक्ति एक वोट के सीधे साधे नियम पर नहीं चलता है। यहाँ हर वोट की एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू अलग अलग होती है। पहले हर राज्य के एमएलए के वोट की वैल्यू निकाली जाती है, फिर हर एमपी के वोट की, और फिर इन सब वोटों की गिनती होती है एक खास सिस्टम से जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जीतने के लिए सिर्फ सबसे ज्यादा वोट मिलना ही काफी नहीं है, बल्कि एक फिक्स्ड कोटा हासिल करना पड़ता है। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसका एक उदाहरण देखिए। ये वाकई हैरान करने वाला है। महाराष्ट्र के एक एमएलए के वोट की वैल्यू है 175। वहीं दूसरी तरफ सिक्किम के एमएलए के वोट की वैल्यू है सिर्फ 7। इतना बड़ा फर्क क्यों? क्योंकि ये वैल्यू राज्य की आबादी पर निर्भर करती है और इसके लिए 1971 की जनगणना का डेटा इस्तेमाल होता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हर राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में वेटेज मिल सके। चलिए, चुनाव की ये उलझी हुई प्रक्रिया तो हमने समझ ली, लेकिन असली सवाल तो अब आता है। जीतने के बाद राष्ट्रपति के पास असल में पावर क्या होती है? क्या वो सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड है? आइए अब उनकी शक्तियों की बात करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि सरकार तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट चलाती है, लेकिन देश के जितने भी बड़े काम हैं, जितने भी बड़े फैसले हैं, वो सब औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राज्यों के गवर्नर, इन सब बड़ी बड़ी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट लेटर पर फाइनल साइन राष्ट्रपति का ही होता है। अब आते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया पर। जब पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है तो वो सीधे सीधे कानून नहीं बन जाता। उसे कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है और यहीं पर काम आती है उनकी वीटो पावर। उनके पास 3 तरह के वीटो होते हैं। पहला, एब्सोल्यूट वीटो, मतलब बिल पर सहमति देने से मना कर देना। दूसरा, सस्पेंसिव वीटो, यानी बिल को वापस पार्लियामेंट के पास भेजना कि भाई इस पर एक बार और सोच लो। और तीसरा, सबसे दिलचस्प, पॉकेट वीटो, मतलब बिल को अपनी जेब में रख लेना, नहा कहना ना। इस पॉकेट वीटो का एक बहुत ही फेमस किस्सा है 1986 का। उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। सरकार ने एक बिल पास किया, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। अब इस बिल को लेकर बहुत विवाद था। कहा जा रहा था कि ये प्रेस की आज़ादी पर हमला है। बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचा और उन्होंने कुछ नहीं किया, ना उस पर साइन किए, ना उसे लौटाया, बस उसे अपने पास रख लिया। नतीजा, वो बिल कभी कानून बन ही नहीं पाया। इन शक्तियों के अलावा राष्ट्रपति के पास कुछ बहुत ही असाधारण शक्तियां भी हैं जो देश पर संकट आने पर इस्तेमाल होती हैं। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी पावर्स की, जैसे कि आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लगाना और आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये वाकई बहुत बड़ी और गंभीर जिम्मेदारियां हैं। अब इतनी सारी पावर्स हैं
तो जाहिर है एक सवाल मन में आएगा, क्या इन शक्तियों पर कोई रोक टोक भी है? क्या कोई चेक एंड बैलेंस है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। संविधान बनाने वालों ने इसका भी ध्यान रखा है और इसी व्यवस्था का नाम है इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग। लेकिन एक बात साफ है, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा मुश्किल बनाई गई है कि ये लगभग नामुमकिन लगती है। सोचिए, इसे शुरू करने के लिए ही किसी भी एक सदन के 1/4 मेंबर्स के साइन चाहिए, फिर उस सदन में 2/3 मेजॉरिटी से उसे पास करना होता है, और फिर दूसरा सदन भी 2/3 मेजॉरिटी से पास करे, तब जाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये एक बहुत ही ऊंचा बैरियर है। और ये प्रक्रिया असल में कितनी मुश्किल है, इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो है ये नंबर 0। जी हाँ, 0। आज तक भारत के इतिहास में एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया नहीं गया है। ये अपने आप में हमारे संविधान के मजबूत डिजाइन की कहानी कहता है। तो ये तो हुई राष्ट्रपति की बात। अब जब हमने देश के सबसे बड़े पद को समझ लिया है, तो चलिए जल्दी से देश के दूसरे सबसे ऊंचे पद यानी वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का पद, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। इनका सबसे मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य काम है राज्यसभा, यानी हमारे पार्लियामेंट के अपर हाउस के चेयरमैन के तौर पर काम करना। वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और उसकी कार्यवाही को चलाते हैं। हाँ, एक जरूरी बात, इनके चुनाव का तरीका राष्ट्रपति के चुनाव से थोड़ा सा अलग है। इनके इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यों के एमएलएज नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स वोट डालते हैं। और हाँ, इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के मेंबर्स शामिल होते हैं। ये एक बड़ा फर्क है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, भारत के राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप या सिंबॉलिक हेड नहीं है। हाँ, ये सच है कि वो ज्यादातर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन उनके पास असली संवैधानिक शक्तियां भी हैं, जैसा हमने देखा। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। संवैधानिक शक्तियों और राजनीतिक सच्चाइयों के इस महीन धागे पर चलते हुए भारत के राष्ट्रपति का ये रोल भविष्य में कैसे बदलेगा, इस पर सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।